हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी कोगुलेंट के बारे में। आपने एंटी कोगुलेंट के बारे में पहले भी सुना होता है। हम आज देखेंगे कि एंटी कोगुलेंट के बारे में डिटेल में कि एंटी कोगुलेंट क्या होते हैं, इसका पर्पज़ क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एंटी कोगुलेंट्स होते क्या हैं। तो एंटी कोगुलेंट क्या है? एंटी कोगुलेंट ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि क्या कहते हैं, प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं या फिर बचाते हैं। एंटीकोगुलेंट क्या है? सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। एंटीकोगुलेंट एंटीकोगुलेंट आर केमिकल एजेंट्स which prevent clotting of blood। तो एंटीकोगुलेंट क्या है? एंटीकोगुलेंट ऐसे केमिकल एजेंट हैं या फिर कह सकते हैं कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं, फिर ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में नेचुरली हिपेरिन, जो कि बेसोफिल, जो हमारी क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप है, बेसोफिल हिपेरिन सिक्रीट करती है, जिससे क्या कहते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, मतलब कि इनसाइड बॉडी हमारा ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है। लेकिन अगर हमें आउटसाइड, मतलब इन विट्रो बॉडी के आउटसाइड ब्लड को क्लॉट होने से रोकना है या फिर ब्लड को क्लॉट होने से बचाना है, तो हम किसका यूज करते हैं? एंटीकोगुलेंट का। तो देखते हैं हम कि अगर हमें इन वीवो, मतलब कि इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी हम लिख देते हैं हिपेरिन प्रिवेंट, हिपेरिन प्रिवेंट इन वीवो, मतलब कि इनसाइड द बॉडी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हिपेरिन जो है रहता है, जो जिसके इनसाइड हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से वो रोक देता है। लेकिन अगर हमें आउटसाइड बॉडी, मतलब कि बॉडी के बाहर हमें ब्लड सैंपल ले रहे हैं, उसको हमें क्या कहते हैं क्लॉट नहीं होने देना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन विट्रो। इन विट्रो मतलब क्या हो गया? आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। तो बॉडी के बाहर मतलब कि इन विट्रो, इन विट्रो में अगर मतलब कहते हैं बॉडी के बाहर हमें ब्लड को क्लॉट होने से रोकना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटीकोगुलेंट का। हमने देखा सबसे पहले कि एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्पज ऑफ यूजिंग एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट का हम यूज क्यों करते हैं। पर्पज ऑफ यूजिंग एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट का यूज क्यों हम करते हैं? मेनली क्या कहते हैं, वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मतलब कि जितने भी ब्लड के कंपोनेंट हुए, चाहे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, उसकी स्टडी के लिए हम क्या कहते हैं एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। इसके अलावा किस लिए यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट का? ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिजर्व रखने के लिए, मतलब कि ब्लड क्लॉट ना हो, इसके लिए भी एंटीकोगुलेंट का यूज हम करते हैं। इसके लिए और किस लिए करते हैं? कोगुलेशन, कोगुलेशन की स्टडी के लिए भी हम क्या कहते हैं एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। हम देखते हैं पर्पज पर्पज ऑफ यूजिंग एंटीकोगुलेंट। ब्लड क्या कहते हैं एंटीकोगुलेंट का यूज करने का उद्देश्य क्या है, फिर इसका पर्पज क्या है। सबसे पहला हम क्यों यूज करते हैं? स्टडी
फॉर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के वेरियस मतलब कि इसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको स्टडी करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं? स्टडी ऑफ कोगुलेशन, कोगुलेशन की स्टडी करने के लिए भी हम एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। इसके अलावा फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। तो क्या कहते हैं, ब्लड बैंक में जो ब्लड हम रखते हैं उसमें एंटीकोगुलेंट ऐड करके रखते हैं ताकि वो जो कहते हैं क्लॉट ना हो। तो ये तीन पर्पज मेनली इसलिए हम क्या कहते हैं एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीकोगुलेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। हम देखते हैं पर्पज ऑफ क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीकोगुलेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीकोगुलेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एंटीकोगुलेंट, मतलब एक अच्छे एंटीकोगुलेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं हम कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इट शुड नॉट अल्टर द साइज, इसे मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं, ऑफ ब्लड सेल। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इट शुड नॉट अल्टर द साइज या फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल। जितनी भी हमारी ब्लड सेल हैं उसके मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज ना करे। क्या कहते हैं उसके मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज ना करे। जैसे हम कोई एंटीकोगुलेंट यूज कर रहे हैं, ब्लड मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज ना करे जिससे ताकि हम उसे आसानी से हम मेजर कर सकें। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड नॉट कॉज hemolysis of RBC। इट शुड नॉट कॉज हीमोलाइसिस, या फिर हम कह सकते हैं इट शुड नॉट कॉज हीमोलाइसिस। क्या कहते हैं ये हीमोलाइसिस ना करे। हीमोलाइसिस क्या है? जब क्या कहते हैं आरबीसी रप्चर हो जाती हैं या ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब कि आरबीसी जो है टूट जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? हीमोलाइसिस। तो ये हीमोलाइसिस ना काज करे, मतलब इसे आरबीसी को ये कहते हैं रप्चर ना करे। तो इसकी एक ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरा क्या है? इट शुड नॉट कॉज एग्रीगेशन और इसे हम या फिर क्लम्पिंग भी कह सकते हैं, एग्रीगेशन और क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट्स। तो ये क्या कह रहा है तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इट शुड नॉट कॉज एग्रीगेशन या फिर क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट्स। एग्रीगेशन या क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट क्या है? मतलब कि ये प्लेटलेट्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो ऐसे एंटीकोगुलेंट ऐसा ना हो जिससे क्या कहते हैं हम यूज करें प्लेटलेट्स आपस में या क्लस्टर के फॉर्म में क्या कहते हैं हो जाए। इट शुड नॉट कॉज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। हम कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में इसके देखते हैं।
चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इट शुड नॉट कॉज डिस्टरबेंस इन स्टेनिंग। तो चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इट शुड नॉट कॉज डिस्टरबेंस इन स्टेनिंग, मतलब कि स्टेनिंग जैसे कि हम क्या कहते हैं, कोई भी क्या कहते हैं ब्लड, मान लीजिए कि ब्लड कंपोनेंट हमें देखना है, तो हम क्या कहते हैं ब्लड सैंपल लिए और हमने क्या कहते हैं ब्लड स्मीयर बनाया किसी स्लाइड पर, तो हम स्टेनिंग करेंगे उसके बाद, तो स्टेनिंग में ये कोई डिस्टर्बेंस ना करे, मतलब ऐसा एंटीकोगुलेंट ना हो कि वो क्या कहते हैं स्टेनिंग में कोई डिस्टर्बेंस कर दे या फिर स्टेनिंग खराब कर दे। और एक और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इट शुड easily it should be soluble in water easily, इट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर इजीली, मतलब कि जल में ये बहुत आसानी से घुल जाए। एक इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई एंटीकोगुलेंट की, क्या क्या, एक अच्छे एंटीकोगुलेंट की या फिर एक एंटीकोगुलेंट की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिससे हमें जो भी हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं या फिर क्या कहते हैं जो भी हम कंपोनेंट ब्लड का देख रहे हैं उसमें कोई क्या कहते हैं चेंज ना आए, कोई या फिर खराबी ना आए। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। और हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स कि कौन कौन से कितने टाइप के एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। तो मेनली जो एंटीकोगुलेंट ज़्यादातर यूज किए जाते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट, हम उन्हीं एंटीकोगुलेंट के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है या फिर ज़्यादातर जो एंटीकोगुलेंट यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से एंटीकोगुलेंट हैं, सबसे पहले है EDTA। क्या है EDTA? दूसरा फिर सोडियम साइट्रेट। तीसरा क्या है हिपैरिन। चौथा क्या है सोडियम क्लोराइड। और पांचवा क्या है डबल ऑक्जेलेट। तो मेनली 5 एंटीकोगुलेंट हैं जो कि नॉर्मली क्या कहते हैं हम यूज करते हैं। इसमें से भी ये 4 जो हैं ज़्यादा मेन है, एक पांचवा जो है अब यूज नहीं किया जाता है डबल ऑक्जेलेट, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। मेनली ये 4 एंटीकोगुलेंट हैं जिनके बारे में अच्छे से जानना है कि ये क्या होते हैं, इसके कलर कोड क्या होता है, इसका कैसे मैकेनिज्म है, कैसे ये काम करता है, इसका कितना कंसनट्रेशन है कि कितने कंसनट्रेशन में ये यूज होते हैं। तो हम एक एक के बारे में पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि EDTA के बारे में। EDTA, तो EDTA क्या है, एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि EDTA की फुल फॉर्म क्या है। तो EDTA की फुल फॉर्म क्या है या फिर EDTA का पूरा नाम क्या है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इसकी फुल फॉर्म होगी इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो EDTA की फुल फॉर्म यही होती है। तो कभी कभी हमसे पूछ भी लिया जाता है MCQ में कि EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब हम देखते हैं कि ये एक किस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो मेनली किस फॉर्म में यूज किया जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं यूज एज
डाई सोडियम इसे हम Na2 भी लिख सकते हैं, और ट्राई पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम के 3 लिख देते हैं। तो ये किस फॉर्म में यूज किया जाता है? डाई सोडियम या फिर ट्राई पोटेशियम, ये दो फॉर्म में मेनली जो है ये यूज किया जाता है। हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि ये कैसे काम करता है। देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म या फिर क्या कहते हैं ये एक्शन, कि ये कैसे काम करता है। तो कैसे काम करता है, तो ये जो है जब भी हम ईडीटीए का यूज करते हैं ब्लड में, क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिमूव कर देता है। फ्री कैल्शियम आयन को रिमूव कर देता है, किससे? चिलेशन से, मतलब उसको कैप्चर करके। चिलेशन मतलब क्या होता है कि कैल्शियम आयन को पार से कैप्चर करना उससे, और जो फ्री कैल्शियम आयन है उसको रिमूव कर देना। तो कैसे काम करता है ये? रिमूव कैल्शियम, रिमूव कैल्शियम आयंस फ्रॉम ब्लड बाई चिलेशन। चिलेशन मतलब कि उसको कैप्चर करके कैल्शियम आयन जो होते हैं हमारे ब्लड में, इसको रिमूव कर देता है, जिससे क्या कहते हैं ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो जैसे जो भी ब्लड कोगुलेशन की क्या कहते हैं प्रोसेस है, उसमें भी कोई भी स्टेप को ये जो है, जो जितने भी एंटीकोगुलेंट हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये क्या करता है? रिमूव कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन को रिमूव कर देता है, जिससे क्या कहते हैं ब्लड कोगुलेशन की जो प्रोसेस है डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे ब्लड हमारा क्लॉट नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इसके कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा कि हम, ऐसा नहीं है कि जितना भी मतलब मर्जी की हम यूज कर लिए एंटीकोगुलेंट, इसका एक प्रॉपर क्या कहते हैं कंसंट्रेशन होती है, जितने इस फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। इसकी क्या कंसंट्रेशन होती है, हम पहले देखते हैं सॉलिड फॉर्म में, कि सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में कितना कैसे यूज हो जाता है? 2 mg पर ml ऑफ ब्लड। सॉलिड फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है ये, किस कंसंट्रेशन में? 2 mg पर ml ऑफ ब्लड, मतलब 1 ml ब्लड पे ये 2 mg क्या कहते हैं एंटीकोगुलेंट ईडीटीए जो है दिया जाता है। और लिक्विड फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है? 1:10 के रेशियो। लिक्विड फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है ये? 1:10 के प्रपोर्शन में। 1:10 के प्रपोर्शन मतलब क्या हो गया कि एक पार्ट जो है ईडीटी रहेगा और 10 पार्ट जो है वो ब्लड रहेगा। एक पार्ट जैसे कि अगर मान लीजिए 0.5 ml ईडीटीए है, तो इसमें कितना ब्लड रहेगा? 5 ml। अगर हम 0.5 ml ईडीटीए लेते हैं तो कितने उसमें ब्लड मिक्स करेंगे? 5 ml ब्लड मिक्स करेंगे। तो सॉलिड फॉर्म में किस कंसंट्रेशन में यूज होता है? 2 mg पर ml ऑफ ब्लड, और लिक्विड फॉर्म में ये 1:10 के प्रपोर्शन में ये यूज होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब देखेंगे कि कलर कोड, मतलब कि जितने भी एंटीकोगुलेंट हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो वाइल्स में लेते हैं, तो उस वाइल में जो है क्या कहते हैं एंटीकोगुलेंट रहता है। तो किसी ना किसी क्या कहते हैं इसे हर हर वाइल का अलग अलग कलर कोड है। तो ईडीटीए का कलर कोड क्या है हम देखते हैं। कलर कोड, तो ईडीटीए कलर कोड किस क्या कहते हैं किस कलर की वाइल में ये लिया जाता है? पर्पल, पर्पल या फिर हम लेवेंडर भी कह सकते हैं, पर्पल या फिर लेवेंडर की कलर की बाइल में। और वो इसका कलर क्या है? सिर्फ उसका टॉप या फिर क्या कहते हैं उसका जो है, जैसे ये है कि कैप, सिर्फ उसका कैप ही पर्पल या फिर लेवेंडर कलर का होता है। यहाँ लिख सकते हैं टॉप, टॉप लिख देते हैं हम टॉप, या फिर उसका कैप जो है पर्पल कलर का होता है, जिसमें क्या कहते हैं ईडीटीए एंटीकोगुलेंट रहता है। हम देखते हैं इसके यूज के बारे में कि ईडीटीए का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो ईडीटीए मोस्टली किस हिमेटोलॉजिकल टेस्ट जितने भी होते हैं उसमें जो है ईडीटीए यूज किया जाता है। हिमेटोलॉजिकल टेस्ट, हिमेटोलॉजी टेस्ट।
जैसे कि सीबीसी हो गया, पीसीबी हो गया, ईएसआर हो गया, या फिर हीमोग्लोबिन फीटल हो गया, जैसे कि सीबीसी हो गया, ईएसआर, पीसीबी, हीमोग्लोबिन फीटल। तो इन सब टेस्टों में जो है, अगर इन ये सब टेस्ट हमें परफॉर्म करने हैं तो हमें सैंपल किस किस एंटीकोगुलेंट या किस वाइल में लेना पड़ेगा, ईडीटीए वाइल या फिर पर्पल कलर की वाइल होती है, उसमें हम इन सब टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सैंपल लेते हैं। अब हम बात करते हैं अगले एंटीकोगुलेंट के बारे में। तो अगला एंटीकोगुलेंट क्या है? सोडियम साइट्रेट। सोडियम, तो अगला एंटीकोगुलेंट क्या है? सोडियम साइट्रेट। ये भी क्या एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है। तो हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम, या फिर हम कह सकते हैं क्या कहते हैं, एक्शन। इसका एक्शन क्या है, या फिर क्या इसका मैग्नीशियम कैसे ये काम करता है? ये कैसे काम करता है? सोडियम साइट्रेट लूजली फ्री कैल्शियम आयन होते हैं, उनसे क्या कहते हैं, बाइंड करके कैल्शियम साइट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या करता है ये? लूजली फ्री कैल्शियम आयन होते हैं, उनसे बाइंड करके कैल्शियम साइट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे कोagulation ऑफ क्या कहते हैं ब्लड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है। इट, तो हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम साइट्रेट बाइंड्स लूजली फ्री कैल्शियम ions to form calcium citrate complex, thus preventing of blood preventing of blood। तो क्या करता है? लूजली फ्री कैल्शियम आयन होते हैं, उनसे बाइंड करके कैल्शियम साइट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो ये इस मैग्नीशियम या फिर इस एक्शन पे जो है काम करता है। अब हम देखते हैं इसके कंसंट्रेशन के बारे में, ये किस प्रपोर्शन में या फिर किस कंसंट्रेशन में ये यूज होता है। कंसंट्रेशन हम शॉर्ट में लिख देते हैं कंसंट्रेशन। तो किस कंसंट्रेशन में यूज होता है? ये मेनली दो क्या कहते हैं, दो टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। एक यूज किया जाता है कोagulation स्टडी के लिए, और एक यूज किया जाता है ईएसआर वेस्टर्न ग्रेन मेथड से। ईएसआर जब हम मेजर करते हैं, दो टेस्ट में ये यूज किया जाता है। तो अगर ये कोagulation स्टडीज में हम इसका यूज कर रहे हैं एंटीकोगुलेंट सोडियम साइट्रेट का, तो ये 1:9 के प्रपोर्शन में 1:9 के प्रपोर्शन में यूज होता है। और अगर हम इसे ESR बाई वेस्टर्न ग्रेन मेथड के लिए यूज कर रहे हैं, तो 1:4 के प्रपोर्शन में ये जो है क्या कहते हैं सोडियम साइट्रेट यूज किया जाता है। कोagulation स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं तो 1:9, और ESR बाई वेस्टर्न ग्रेन मेथड में यूज कर रहे हैं तो 1:4। तो 1:9 क्या क्या मतलब है? अगर 0.5 ml क्या कहते हैं सोडियम साइट्रेट रहेगा, उसके रेशियो में 4.5 ml ब्लड रहेगा। अगर इसमें हम कहें कि 0.5 ml सोडियम साइट्रेट रहेगा, तो फिर 2 ml ब्लड रहेगा। तो इस कंसंट्रेशन पर क्या कहते हैं, इस कंसंट्रेशन में हम सोडियम साइट्रेट का यूज करते हैं। हम देखते हैं इसके कलर कोड के बारे में, ये किस वाइल में या फिर किस क्या इसका कलर
कोड है। तो अगर कोगुलेशन स्टडी के लिए हम यूज करते हैं तो हम इसे स्काई ब्लू की कलर की वाइल में रखते हैं, और अगर ESR लेके यूज कर रहे हैं तो इसे ब्लैक कलर की वाइल में यूज करते हैं। कोगुलेशन के लिए शॉर्ट में लिख देते हैं हम कोगुलेशन स्टेज के लिए हम स्काई ब्लू, और ये भी हमें ध्यान रखना, आपने बाइल देखी भी होंगी, क्या कहते हैं उसका टॉप या फिर जो उसका कैप होती है वही स्काई ब्लू रहेगी, बाकी पूरी बाइल स्काई ब्लू नहीं रहेगी। और अगर हम ESR के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर ब्लैक, उसका टॉप या फिर उसकी कैप जो है ब्लैक कलर की रहेगी। तो ये मेनली दो क्या कहते हैं, दो चीज़ों के लिए ये यूज होती है। अब हम देखते हैं इसके यूज के बारे में। हमने जैसा आपको पहले बता दिया है कि कोगुलेशन स्टडीज और ESR टेस्ट की परफॉर्म के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर भी हम लिख देते हैं शॉर्ट में कोगुलेशन स्टडीज और ESR। तो दो टेस्ट में मेनली जो है ये ये कहते हैं एंटीकोगुलेंट यूज होती है, किसी लिए कोगुलेशन स्टडीज के लिए और ESR के लिए। हम देखते हैं अपने एंटीकोगुलेंट के बारे में। तो अगला एंटीकोगुलेंट क्या है? हिपेरिन। अगला एंटीकोगुलेंट क्या है? हिपेरिन। तो हिपेरिन के बारे में हम देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म के बारे में। इसका मैकेनिज्म क्या है? ये एक एंटी थ्रोम्बिन मतलब एक्ट एज एंटी थ्रोम्बिन के तरीके यूज क्या कहते हैं एक्ट करता है, जिससे क्या कहते हैं ब्लड कोगुलेशन को ये रोक देता है। क्या करता है? एक्ट एज एंटी थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन क्या है मेनली? क्या कहते हैं जब कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है तो उसमें जो कहते हैं फाइब्रिनोजन जो होता है उसको ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये उसके जो है अपोजिट काम करता है। तो ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं करने देता, जिससे कोगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो हम देखते हैं इसके कंसंट्रेशन के बारे में। इसका कंसंट्रेशन किस कंसंट्रेशन में यूज होता है? 0.5 से लेकर 1 mg पर 5 ml ऑफ ब्लड। 0.5 mg 0.5 mg to 1 mg पर 5 ml ऑफ ब्लड। तो इस प्रपोर्शन में जो है ये यूज किया जाता है, इस कंसंट्रेशन में जो है हिपेरिन को क्या कहते हैं किसी वाइल में लिया जाता है। हम देखते हैं इसके कलर कोड के बारे में। कलर कोड, तो हिपेरिन क्या कहते हैं एंटीकोगुलेंट का कलर कोड क्या होता है? ग्रीन, मतलब क्या कहते हैं ग्रीन कलर की वाइल में जो है इसे हम रखते हैं, फिर इसे हम लेते हैं। तो ग्रीन इसका क्या रहेगा? वो भी टॉप, मतलब कि इसका कैप जो है ग्रीन कलर की रहेगी। ग्रीन कलर की वाइल में एंटीकोगुलेंट हिपेरिन रहता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में, इसके यूज के बारे में। तो इसका मेनली कहाँ यूज किया जाता है, किस किस टेस्ट परफॉर्म करने में, मतलब कि कौन सा अगर हमें टेस्ट परफॉर्म करना है तो इस एंटीकोगुलेंट का यूज करेंगे। तो ABG मतलब कि आर्टियल ब्लड गैस और ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट, दो टेस्ट में, और बहुत सारे टेस्ट में यूज किया जाता है, लेकिन मेनली हम लिख देते हैं क्या है? ABG मतलब आर्टियल ब्लड गैस और OFT मतलब कि ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट। ये इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए अगर हम ये परफॉर्म करना है तो हमें हिपेरिन क्या कहते हैं एंटीकोगुलेंट में हमें सैंपल लेना पड़ेगा। तो ये हमने बात की हिपेरिन के बारे में। अब हम देखते हैं सोडियम फ्लोराइड के बारे में। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड क्या है? ये भी एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है। तो हम इसकी भी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म
तो सोडियम फ्लोराइड कैसे काम करता है, ये क्या कहते हैं, ग्लाइकोटिक एंजाइम जो होता है उसको जो है इनहिबिट कर देता है। क्या करता है, ग्लाइकोटिक एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट कर देता है, मतलब उसको रोक देता है, इनहिबिट ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, इनहिबिट ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम which responsible for breakdown of glucose in blood। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इनहिबिट ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ब्लड में हमारे जो ग्लूकोज होता है तो उसको जो क्या कहते हैं, उसमें जो ग्लाइकोटिक एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन के लिए रिस्पांसिबल है, चाहे जिस प्रकार का ग्लाइकोटिक एंजाइम हो, उसको यह इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है, जिससे हमारा क्या कहते हैं ग्लूकोज जो है ब्लड में हमारे क्या कहते हैं ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये इस तरीके से काम करता है। हम देखते हैं इसके कंसंट्रेशन के बारे में, इसके कंसंट्रेशन के बारे में। तो ये किस प्रपोर्शन या किस कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है, ये 2.5 mg पर ml ऑफ ब्लड, मतलब हर 1 ml के लिए 2.5 mg सोडियम फ्लोराइड का यूज किया जाता है। 2.5 mg पर ml ऑफ ब्लड एक क्या कहते हैं प्रपोर्शन में ये यूज किया जाता है। हम देखते हैं कलर कोड, कलर कोड, इसका कलर कोड क्या है या फिर किस कलर की वाइल में जो है ये रहता है, तो किस कलर की वाइल में रहता है, ये ग्रे, इसका जो है टॉप, मतलब कि इसका कैप जो है ग्रे कलर की होती है, तो ग्रे कलर की वाइल में जो है सोडियम फ्लोराइड रहता है। ये यूज किस लिए किया जाता है, तो ब्लड शुगर या फिर हम क्या कहते हैं ब्लड ग्लूकोज, मतलब ब्लड में जो हमारा ग्लूकोज है उसको मेजर करने के लिए इस एंटीकोगुलेंट का यूज किया जाता है। लिख देते हैं ब्लड शुगर या फिर ब्लड ग्लूकोज। तो ब्लड शुगर या फिर ब्लड ग्लूकोज का अगर हमें सैंपल लेना है तो सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट या फिर ग्रे कलर की वाइल में हम लेते हैं, तो इसलिए मेनली यूज किया जाता है। हम देखते हैं एक और एंटीकोगुलेंट के बारे में जो है डबल ऑक्जिलेट। जैसा हमने आपको पहले बताया था, ये अब क्या कहते हैं यूज नहीं होता है, डबल ऑक्जिलेट जो है अब यूज नहीं होता है। तो इसके बारे में नॉर्मली हम आपको बता देते हैं क्योंकि अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही अब ये यूज होता है। तो ये मेनली क्या होता है, ये सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्जिलेट रहता है 2.3 के रेशियो में। तो हम थोड़ा लिख भी देते हैं कंसंट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं इसका क्या रहता था, ये सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्जिलेट 2:3 के रेशियो में ये रहता था, और ये हेमेटोलॉजी टेस्ट के लिए यूज किया जाता था। किस लिए यूज किया जाता था, हेमेटोलॉजी टेस्ट के लिए यूज किया जाता था। और क्या कहते हैं अब ये जो है रिप्लेस हो गया EDTA के द्वारा, मतलब कि इसके जगह पर हम EDTA का यूज करने लगे और इसका यूज हम नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं,